नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आपके पास 5,000 रुपये हैं और आपको पूरा महीना गुजारना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप एक लिस्ट बनाएंगे कि कितना पैसा कहाँ खर्च होगा। बस इसी को हम नियोजन यानी प्लानिंग कहते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या है और ये किसी देश के लिए क्यों जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, आर्थिक नियोजन की परिभाषा। किताबी भाषा को छोड़ दें तो सरल शब्दों में आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके एक निश्चित समय के अंदर कुछ खास लक्ष्यों को पूरा करने का प्लान बनाती है। यानी कम से कम खर्च में देश का ज्यादा से ज्यादा विकास करना ही आर्थिक नियोजन है। पॉइंट नंबर 2, नियोजन के 3 मुख्य स्तंभ। इसे समझने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना होता है। पहला, संसाधन, जैसे कि पैसा, जमीन और कच्चा माल जो हमारे पास सीमित है। दूसरा, समय, जैसे कि 5 साल का लक्ष्य। और तीसरा, उद्देश्य, जैसे कि गरीबी मिटाना या सड़कें बनाना। पॉइंट नंबर 3, नियोजन के मुख्य लक्षण। नियोजन के कुछ खास लक्षण होते हैं। इसमें सबसे पहले एक केंद्रीय संस्था होती है जो पूरे देश का सर्वे करती है। इसके बाद प्राथमिकता तय की जाती है, यानी यह चुनना कि देश के लिए पहले क्या जरूरी है, अस्पताल या स्कूल। पॉइंट नंबर 4, एक उदाहरण से समझें। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब हमारे पास न खाना था न फैक्ट्रियां। सरकार ने सोचा कि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो गरीब हमेशा पीछे रह जाएगा। इसीलिए हमने पहली योजना में खेती पर ध्यान दिया और दूसरी में उद्योगों पर। यह सब इसी आर्थिक नियोजन की वजह से मुमकिन हुआ। पॉइंट नंबर 5, नियोजन क्यों जरूरी है। नियोजन बाजार के उतार चढ़ाव को संतुलित करता है। ये पक्का करता है कि विकास का फायदा सिर्फ अमीरों को नहीं, बल्कि समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे। ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने का काम करता है। चलिए अगले मुद्दे की ओर। नियोजन के 4 मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। बिंदु 1, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला और प्राथमिक उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि। इसका सीधा सा मतलब है देश के कुल उत्पादन और लोगों की प्रति व्यक्ति आय, पेर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी करना। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ता है, तभी लोगों के जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार आता है। सरल शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था के आकार को बड़ा करना ही नियोजन का पहला कदम है। बिंदु 2, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा बड़ा लक्ष्य है पूर्ण रोजगार। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत वहां का युवा और मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स होता है। अगर लोगों के पास काम नहीं होगा तो विकास की रफ्तार थम जाएगी। इसीलिए नियोजन के जरिए नए नए रोजगार के अवसर पैदा करना और बेरोजगारी की दर को कम करना सरकार की प्राथमिकता होती है। बिंदु 3, सामाजिक न्याय और समानता, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तीसरा उद्देश्य बहुत ही जरूरी है और वो है सामाजिक न्याय। विकास का फायदा सिर्फ कुछ अमीर लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आर्थिक नियोजन का एक मुख्य काम है अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम करना, समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर देना ही असली सामाजिक न्याय है। बिंदु 4, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है आत्मनिर्भरता। अगर किसी देश को तेजी से तरक्की करनी है तो उसे दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी, चाहे वो अनाज हो या आधुनिक तकनीक। जब हम अपनी जरूरतें खुद पूरी करने लगते हैं, तभी हमारा देश सही मायने में शक्तिशाली और स्वावलंबी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, विकासशील देशों में नियोजन प्लानिंग की आवश्यकता क्यों होती है। विकासशील देशों में नियोजन की आवश्यकता। 1, संसाधनों का उचित उपयोग। विकासशील देशों के पास प्राकृतिक और मानवीय संसाधन प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है यह स्पष्ट नहीं होता। नियोजन इन संसाधनों के अपव्यय को रोककर उनका कुशल उपयोग करने में मदद करता है। 2, गरीबी उन्मूलन। इन देशों के सामने गरीबी सबसे बड़ी चुनौती होती है। आय का समान वितरण करने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार को विशेष योजनाएं बनानी पड़ती हैं। 3, तेजी से आर्थिक विकास। केवल प्राकृतिक प्रक्रिया से विकास होने में बहुत समय लग सकता है। नियोजन के माध्यम से उद्यमिता, बुनियादी ढांचा और तकनीक को बढ़ावा देकर विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। 4, पूंजी निर्माण। विकासशील देशों में बचत का स्तर कम होता है। नियोजन के माध्यम से निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है, जिससे नए उद्योग और रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। 5, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना। अक्सर कुछ शहर विकसित हो जाते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह जाते हैं। नियोजन सभी क्षेत्रों और भागों का संतुलित विकास सुनिश्चित करता है। 6, बुनियादी ढांचे का विकास। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को निजी क्षेत्र हमेशा पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए सरकारी नियोजन और निवेश की अत्यंत आवश्यकता होती है। 7, बेरोजगारी पर नियंत्रण। बढ़ती जनसंख्या को रोजगार देने के लिए कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलन बनाने वाला नियोजन आवश्यक होता है।
संक्षेप में, सीमित संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम विकास प्राप्त करने के लिए नियोजन विकासशील देशों के लिए एक मजबूत आधार है। केंद्रीकृत योजना सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या है? नंबर एक, एकल प्राधिकरण, सिंगल अथॉरिटी। इसमें योजना बनाने की पूरी शक्ति एक केंद्र सरकार या एक विशेष आयोग के पास होती है। वही सुप्रीम पावर होती है जो पूरे देश का आर्थिक खाका तैयार करती है। नंबर दो, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ कुछ भी अचानक नहीं होता। सरकार पहले से कुछ लक्ष्य तय करती है, जैसे अगले 5 साल में साक्षरता बढ़ानी है या बाहरी उद्योगों को खड़ा करना है। सारा काम इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। नंबर तीन, संसाधनों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। इस व्यवस्था में देश के बड़े संसाधनों जैसे जमीन, कच्चा माल और बड़ी फैक्ट्रियों पर सरकार का मालिकाना हक या पूरा कंट्रोल होता है, ताकि उनका इस्तेमाल निजी फायदे के बजाय देश के भले के लिए हो सके। नंबर चार, कीमत और वितरण, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ वस्तुओं की कीमतें बाजार की मांग डिमांड तय नहीं करती, बल्कि सरकार तय करती है। सरकार ही ये सुनिश्चित करती है कि ज़रूरत का सामान हर नागरिक तक सही दाम में पहुंचे।